देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई कनकेव मिरर रखा हुआ है, तो किसी कनकेव मिरर के सामने अगर हम लोग अलग अलग लोकेशन पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इमेज का नेचर कैसा होगा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, ये सब चीज का हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन इसको बनाने के लिए, इसको समझने के लिए पहले हम लोग ये समझना पड़ेगा कि हम लोग रे डायग्राम कैसे प्लॉट करते हैं। मतलब किसी भी इमेज को जो हम लोग बनाएंगे कनकेव मिरर के द्वारा बनने वाला कोई भी जो इमेज होगा उसको आखिर हम लोग बनाएंगे कैसे, हाउ टू प्लॉट द रे डायग्राम इन केस ऑफ कनकेव मिरर। तो कॉपी में हेडिंग लिखिए नेक्स्ट, क्या लिखिएगा, रूल्स टू प्लॉट रे डायग्राम इन केस ऑफ कनकेव मिरर। ठीक है, तो कॉपी में हेडिंग लिखिए नेक्स्ट, रूल्स टू प्लॉट रे डायग्राम। क्या लिखिएगा, रूल्स टू प्लॉट रे डायग्राम इन केस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में रे डायग्राम को प्लॉट करने के लिए कौन कौन सा रूल्स को हम लोग बेसिकली यूज करेंगे, इसको लिख के अंडरलाइन कर दीजिए। रूल्स टू प्लॉट रे डायग्राम इन केस ऑफ कनकेव मिरर। देखिए इसका पहला नियम क्या है, तो हम उसको मिरर बना के आपको समझाते हैं। देखिए इसका पहला नियम ये बोलता है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक कनकेव मिरर है। मान लीजिए हम कनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर को 4 सेंटीमीटर का बना रहे हैं। आप कितना का भी बना सकते हैं, 3 सेंटीमीटर का भी बना सकते हैं और 5 का भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का ऐसा बना रहे हैं कोई कनकेव मिरर, इस टाइप से। ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज द कनकेव मिरर। यहाँ पर उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको मिरर को शेडिंग कर दीजिए, तभी मिरर बनेगा। जिधर शेडिंग कर रहे हैं वो आपका कलरिंग वाला सरफेस होगा और उसका जस्ट आगे वाला सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और पीछे वाला कलरिंग सरफेस। ठीक, मिरर का जो मिडिल पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, पोल ऑफ द मिरर। मान लीजिए जो यहाँ पर है, दिस इज द कैपिटल P, पोल ऑफ द मिरर। और वो स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को मिलाते हुए पार होती है उसका क्या नाम है, उसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। सो दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। ठीक है, यहाँ पर फोकस कहाँ होता है, तो अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस लिए हैं, C से लेके P तक का, उसको अगर हम 4 सेंटीमीटर लिए हैं, मतलब हम लोग का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 4 है, तो 4 का था कितना होगा, 2, मतलब 2 सेंटीमीटर पे हम लोग का फोकस लाई करेगा। ठीक है, दिस इज द पॉइंट F, फोकस ही बोलिए या प्रिंसिपल फोकस बोलिए। देखिए पहला रूल क्या है, पहला रूल आपको ये बोलता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है तो वो फोकस से ही पार होके जाएगा। यही पहला रूल है। क्या बोले कि जैसे ये कोई रे ऑफ लाइट है, ये कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आ रहा है और मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकरा रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये फोकस से ही जाएगा। इट विल पास फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट विल पास फ्रॉम द, कहाँ से, फोकस ऑफ द मिरर। ये इंसिडेंट रे हो गया और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया। दिस इज रूल नंबर 1। क्या बोले, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा और मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद वो फोकस से ही पास करेगा। दिस इज रूल नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 2 क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक लाइन छोड़ के लिखिए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 जो है इसका जस्ट उल्टा है। इसमें क्या हुआ था, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा तो फोकस से जाएगा। रूल नंबर 2 ये बोलता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जाएगा तो रिफ्लेक्शन होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। डायग्राम बना के दिखाइए ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए मान लीजिए हम इसमें भी वो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको लेना है, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का लेते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज आवर कनकेव मिरर। ये मान लीजिए हम लोग का कोई कनकेव मिरर है ऐसा। ठीक है, शेडिंग करना पड़ेगा इसको। पहले इसको C को मार्क कीजिए, दिस इज व्हाट, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मिरर को सेट कर दीजिए। जिधर सेट किए हैं उसके जस्ट आगे वाला सरफेस से क्या होगा, रिफ्लेक्शन का काम होगा। ठीक है, सेटिंग करना मतलब कलरिंग कर दिए इसको। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर का जो मिडिल पॉइंट है मान लीजिए यहाँ पर है, दिस इज सपोज टू बी पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, और वो स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाते हुए पार होती है उसका क्या नाम है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। सो दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर।
ठीक है। और एक चीज़ देखिए, यहाँ जो हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर लिए हैं वो भी 4 सेंटीमीटर का ही लिए हैं। इसका आधा कितना होगा 2 सेंटीमीटर, तो 2 पे एक पॉइंट होगा, उसका क्या नाम है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस बोलिए या सिर्फ फोकस बोलिए, फोकस ऑफ द मिरर, फोकस ऑफ द कनकेव मिरर बोलिए। ठीक, अब देखिए रूल नंबर 2 क्या है। रूल नंबर 2 ये है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होके आएगा और यहाँ टकराएगा मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो क्या होगा, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चला जाएगा। इसका जस्ट उल्टा है। इसमें क्या था, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आएगा, मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकराएगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, वो फोकस से ही जाएगा। रूल नंबर 2 क्या है, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होके आएगा, मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकराएगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, वो रे ऑफ लाइट जो है, जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। डायग्राम बनाइए। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, कहाँ से आना चाहिए, फोकस से। अगर कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फोकस से आ रहा है और मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकरा रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, अंदर तो घुस नहीं जाएगा मिरर का, क्या होगा, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ऐसे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट विल बिकम, या ऐसा बोलिए, द रिफ्लेक्टेड रे विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज रूल नंबर 2। बहुत बेसिक है, इसका जस्ट उल्टा है। ठीक है, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से आएगा तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। रूल नंबर 3 देखिए क्या है। रूल नंबर 3 का भी हम लोग बहुत यूज करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। रूल नंबर 3 एक लाइन छोड़ के लिखिए। रूल नंबर 3 देखिए क्या है। देखिए रूल नंबर 3 ये बोलता है, मान लीजिए हम पहले इसको डायग्राम से आपको दिखाते हैं। ठीक है, पहले डायग्राम बनाइए इसका। डायग्राम से समझने में ना सुविधा होता है कोई भी चीज़ को। देखिए मान लीजिए हम इसमें भी रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 सेंटीमीटर का लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए बनाते हैं इसको। ये मान लीजिए मेरा कनकेव मिरर है। लेट अस सपोज दिस इज आवर कनकेव मिरर। ठीक, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर को शेडिंग कर दीजिए ताकि मिरर बन जाएगा ये। इसको कलरिंग कर दिए बैक साइड को, तो आगे वाला सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग होगा, ऑब्वियस सा बात है। और मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो मिडिल पॉइंट है, मान लीजिए लगभग यहाँ पर है, इसको क्या बोलेंगे, पोल ऑफ द मिरर डिनोटेड बाय कैपिटल P। और वो स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाते हुए जाती है, उसका क्या नाम है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। सो दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को 4 सेंटीमीटर लें, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का दूरी या पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का दूरी हम लोग लिए हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका आधा कितना होगा 2 सेंटीमीटर। तो आपका फोकस कहाँ लाई करेगा, इसी 2 सेंटीमीटर पे। ठीक है, P और C के बीच का जो एकदम मिडिल पॉइंट होगा वही आपका फोकस लाई करता है कैपिटल F। अब देखिए रूल नंबर 3 क्या है। रूल नंबर 3 ये बोलता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार करके आता है और मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकराता है, तो उसी रास्ते में वापस चला जाता है। क्या बोले, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके आएगा और मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकराएगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, अंदर तो घुसेगा नहीं, उसी रास्ते में वापस लौट के चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है उसको भी हम समझाते हैं। पहले रे डायग्राम प्लॉट कर लीजिए, फिर बताते हैं ऐसा क्यों होता है आखिरकार। देखिए ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके आने वाला कोई भी रे ऑफ लाइट जो होगा वो जब जब आएगा और मिरर का सरफेस पर टकराएगा, ठीक है, तो वो ऐसा टकराया वापस उसी रास्ते में लौट के ऐसा चला जाएगा। दिस इज इंसिडेंट रे आने वाला और दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, आप लोग पहले मैथ में पढ़ चुके होंगे कि अगर आपके पास एक मान लीजिए सर्कल है इस टाइप से, लेट अस सपोज दिस इज ए सर्कल, ये उसका सेंटर है। ठीक है, तो सेंटर से सर्कल का सरफेस पे कोई भी लाइन खींचिएगा तो ये एंगल कितना बनेगा, हमेशा 90 डिग्री बनेगा। यहाँ भी खींचिएगा तो ये एंगल कितना बनेगा, हमेशा 90 बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ये एंगल कितना बनेगा, ये भी हमेशा 90 डिग्री बनेगा। और आप लोग को हम रिफ्लेक्शन का केस में समझाए थे, क्या समझाए थे, कि अगर आपका ये कोई प्लेन मिरर है, अगर ये आपके पास कोई प्लेन मिरर है और अगर इस प्लेन मिरर पे हम 90 डिग्री में, ठीक है, हम परपेंडिकुलरली कोई रे को डालते हैं तो अंदर तो घुसेगा नहीं, क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद अगर ये एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा, ये उसी रास्ते में वापस लौट कैसा चला जाएगा। फॉर नॉर्मल इंसिडेंस क्या होगा, अगर आपका ये जो रे ऑफ लाइट है अगर 90 डिग्री के कोण पे यहाँ पर आकर टकराएगा, ठीक है, तो उसी रास्ते में वापस लौट के चला जाएगा। और अभी जस्ट आपको हम दिखाए कि अगर ये सर्कल होगा तो सेंटर से कोई भी लाइन सर्कल का सरफेस पे मिलाइएगा वो हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करेगा। मतलब अगर इस स्फेरिकल मिरर को आप ध्यान से देखिएगा तो इसी स्फीयर का पार्ट से ये बना हुआ है जिसका ये सेंटर है।
मतलब अगर सेंटर से हम मिरर के सरफेस को कहीं पर भी मिलाएंगे तो ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। अगर ये एंगल 90 डिग्री बनेगा तो ये वाला केस फॉलो हो रहा है। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट सरफेस के साथ 90 डिग्री के कोण पे आके मिल रहा है, ठीक है, कोई अगर रे ऑफ लाइट सरफेस से 90 डिग्री के कोण पे आके मिल रहा है, इंसिडेंट कर रहा है, तो क्या होगा, उसी रास्ते में वापस लौट के चला जाएगा जिस रास्ते से आया था। तो अगर ये सेंटर से पास होगा, कोई भी जो लाइन है, कोई भी जो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके मिरर के सरफेस पे आकर टकराएगा, वो यहाँ 90 डिग्री फॉर्म करेगा, 90 डिग्री फॉर्म करेगा। अगर यहाँ 90 डिग्री फॉर्म करेगा तो जिस रास्ते से वो इंसिडेंट रे ऐसे आया था उसी रास्ते से वापस लौट के चला जाएगा। ठीक है, दिस इज रूल नंबर 3। याद ऐसे रखना है, कोई भी रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके आएगा और मिरर के सरफेस पर टकराएगा, मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकराएगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, वो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस लौट के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री बनेगा। याद रहेगा, दिस इज रूल नंबर 3। ठीक है, इस सबका यूज करने वाले हैं अभी हम लोग रे डायग्राम प्लॉट करने के लिए। ठीक है, जब इमेज जो बनाएंगे ना, मतलब अगर आपके पास कहीं कनकेव मिरर है, उसके सामने जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे, उसका जो इमेज बनेगा, अलग अलग लोकेशन पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, उसका इमेज अलग अलग जगह पर बनेगा। तो इमेज कैसे बनेगा, उस सब में ये सब रे डायग्राम को यूज करके हम लोग इमेज उसका बनाएंगे। ये हुआ रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 देखिए क्या है। रूल नंबर 4 जो है, इसका हम लोग बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें चांद का यूज होगा। चांद आप लोग देखे होंगे जिससे हम लोग कोई भी एंगल को नापते हैं। ठीक है, देखिए रूल नंबर क्या समझ लेते हैं, इसको समझने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मान लीजिए हम कोई कनकेव मिरर बनाते हैं और इस बार भी हम मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर को 4 सेंटीमीटर ले रहे हैं। अब कितना भी ले सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देखिए, लेट अस सपोज दिस इज ए कनकेव मिरर। ये मान लीजिए आपके पास कोई कनकेव मिरर है, ये है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल C, और मिरर को शेडिंग कर दीजिए ताकि ये मिरर बन जाएगा। ये तो ओरिजिनली में कांच का टुकड़ा था, उसको कलर कर दिया तो क्या बन जाएगा, मिरर बन जाएगा। कौन सा मिरर, कनकेव मिरर, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, सेंटर की तरफ है। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को समझाएं सब आप पहले। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर का, उसका जो एकदम सेंट्रल पॉइंट होगा, मान लीजिए यहाँ पर है, उसको क्या बोलेंगे, पोल ऑफ द मिरर डिनोटेड बाय कैपिटल P। उसके बाद देखिए, वो स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिला के पार होती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। फोकस कहाँ होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस अगर हम लोग 4 लिए हैं, मतलब पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का दूरी अगर हम 4 लिए हैं, उसका मिडिल में फोकस होगा। उसका मिडिल कितना होगा, 2, तो दिस इज 2। आप लोग जितना भी डिस्टेंस लिए होंगे उसका आधा डिस्टेंस कर दीजिएगा। हम अगर 4 लिए थे, उसका आधा होगा 2, तो यहाँ पर आपका क्या लाई करेगा, फोकस लाई करेगा कैपिटल F। ये तो हो गया मिरर का सारा हम लोग बना लिए। अब देखिए रूल नंबर 4 आपका क्या बोलता है। ठीक है, रूल नंबर 4 क्या बोलता है, सुनिए। रूल नंबर 4 ये बोलता है, देखिए इसमें एक्चुअली यूज होगा रूल नंबर 3 का भी थोड़ा सा, क्या यूज होगा, कंसेप्ट थोड़ा सा यूज करेंगे। क्या, देखिए अभी जस्ट आपको बोले कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा उसी रास्ता में वापस लौट कर चला जाएगा। क्यों, ये वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ देखिए आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो भी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर आ रहा है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके आ रहा है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा वो एंगल 90 डिग्री होगा। आंसर है हाँ, बोल सकते हैं, क्योंकि अभी जस्ट आपको बताएं कोई भी रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके आता है वो 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो आपका प्रिंसिपल एक्सिस भी जो है वो भी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके जा रहा है, मतलब ये एंगल भी कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये तो क्लियर हो गया होगा आपको, दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब नेक्स्ट सुनिए, यहां पर हम एक डालते हैं इंसिडेंट रे। कैसा डालते हैं, सुनिए, पोल पे डालते हैं ऐसा करके। मान लीजिए दिस इज आवर इंसिडेंट रे, दिस इज आवर इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे हुआ, ये नॉर्मल हो गया। ये क्या हो गया, नॉर्मल। नॉर्मल क्यों हुआ, क्योंकि मिरर के सरफेस के ऊपर ये परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर क्यों हुआ, अभी जस्ट हम लोग समझे, कोई भी रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके जाएगा वो मिरर के सरफेस के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द मिरर। आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो मिरर के सरफेस के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल और ये हो गया आपका इंसिडेंट रे। और हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो दिस इज आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस, सिंबल स्मॉल आई। और हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले जानते हैं, हम लोग सीखे हैं पहले क्या, कि जितना बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही बड़ा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहां से नापना है, ऑब्वियस सा बात है, नॉर्मल से। मतलब ये जो रिफ्लेक्टेड रे जाएगा कितना दूर से जाएगा, मतलब जितना बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही बड़ा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाइएगा। अगर ये आप 30 डिग्री लिए होंगे तो यहाँ भी चांद से नाप के 30 डिग्री बनाइएगा। हम इसको अप्रोक्सीमेटली बना रहे हैं,
ठीक है, आप लोग चांद से नाप के बनाइएगा। अगर इसको मान लीजिए 20 डिग्री लिए होंगे तो यहाँ भी 20 डिग्री बनाइएगा। अगर इसको 45 डिग्री लिए होंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना बनाना है, 45 डिग्री ही बनाना है। मान लीजिए हम इसको 30 लिए हैं तो यहाँ पर मान लीजिए हम 30 डिग्री का बनाते हैं ऐसे करके, जितना भी लिए होंगे उतना का बनाना है। दिस इज अवर रिफ्लेक्टेड रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल के बीच का एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिनोटेड बाय स्मॉल आर। तो ये आपका रूल नंबर 4 है। ठीक है, इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, बहुत कम यूज करेंगे, क्योंकि इसमें आपको चांद का जरूरत पड़ेगा, हर एक बार आपको एंगल नापना पड़ेगा, और जहां अधिक नापना पड़ेगा वहां गलती होने का चांस भी बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग जो अपना रे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, हम लोग जो अपना इमेज बनाएंगे उसके लिए जो हम लोग रे डायग्राम को यूज करेंगे, वो पहला रे डायग्राम को यूज करेंगे, दूसरा वाला यूज करेंगे और तीसरा वाला। पहला वाला क्या है, पहला वाला बड़ा सिंपल है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, फोकस से पास करेगा। दूसरा रूल क्या है इसका, जस्ट उल्टा, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास करके आता है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चला जाएगा। और तीसरा रूल क्या बोलता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से टच करके आता है और रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, उसी रास्ते में वापस लौट के चला जाएगा। अंदर तो घुसेगा नहीं, अंदर मिरर के अंदर कैसे जाएगा, लाइट नहीं जाएगा। तो क्या होगा, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से टच करके आएगा तो उसी रास्ते में वापस लौट के चला जाएगा। और चौथा भी समझ लीजिए, चौथा क्या है, अभी जो दिखाया है कि आपका जितना बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा उतना ही बड़ा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा पोल पे जो एंगल बनेगा। क्योंकि ये आपका नॉर्मल है, ये नॉर्मल क्यों हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल क्यों हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग अभी समझे, पहले भी समझे थे कि कोई भी जो रे ऑफ लाइट है, ठीक है, या कोई भी जो लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके जाएगा वो सरफेस पे नॉर्मल होता है। क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करके जा रहा है, इसलिए ये भी क्या है, नॉर्मल है सरफेस के ऊपर। अगर ये नॉर्मल है, अगर ये इंसिडेंट रे है तो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है तो क्या बोलेंगे, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई बराबर आर होगा। यहाँ क्या होगा, लिख दीजिए, आई इज इक्वल टू आर होगा, I इज इक्वल टू आर होगा। लेकिन हम लोग बेसिकली रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 को यूज करेंगे अपना इमेज को फॉर्म करने के लिए, जो कि सुविधा से बन जाएगा, बड़ा इजीली बन जाएगा। हमको उम्मीद है आपको ये चारों रूल इजीली समझ में आ गया होगा। अगर इसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है हमको पूछिएगा, हम फिर से आपको समझा देंगे। ठीक है।